प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय है मेष लग्न की कुंडली में पांच ग्रहों की युति का फल। इस विषय पर हमने पिछले पाठ में पहले, दूसरे और तीसरे भाव तक अध्ययन कर लिया था। आज हम चतुर्थ भाव से आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु और बृहस्पति, ये गोल योग बन जाता है। इसे बोलते हैं हम गोल योग। सॉरी, गोल योग। कुंडली के किसी भी भाव में जब चार से अधिक ग्रह एक साथ हों तो उनके समूह को गोल योग कहते हैं। इस प्रकार के योग में ग्रह एक दूसरे के कर्म प्रभाव पर, फल प्रभाव पर प्रभाव डालते हैं। कहीं एनहेंस भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं, कहीं अन्य ग्रह के फलात्मक दृष्टिकोण को कम करते हैं। इस विषय में हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि प्रत्येक ग्रह प्रत्येक राशि में, प्रत्येक भाव में होते हुए तीन नक्षत्रों से प्रभावित होता है या तीन नक्षत्रों में से गुजरता है। क्योंकि एक राशि में 9 नक्षत्र चरण होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इस प्रकार से 3 नक्षत्र एक राशि में पड़ जाते हैं। 2 संपूर्ण और एक नक्षत्र का 1/4 भाग। उसी के अनुसार इनका फल दृष्टिपात होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी राशि में पड़ने वाले प्रथम नक्षत्र अर्थात जो सीरीज में प्रथम स्थान पर आता है उसमें होते हुए ग्रह जो फल करता है वही फल उस नक्षत्र में होते हुए भी करे जो कि सीरीज में उसी राशि में अंतिम अंशों में पड़ता है। ये आवश्यक नहीं, ये पूर्णतः प्रभावित होता है क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र का एक ग्रह स्वामी होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक राशि का एक ग्रह स्वामी होता है, तो दोनों स्वामियों का आपस में द्वंद्व होता है। इस प्रकार से हम संस्कृत की भाषा में कह सकते हैं, हिंदी की भाषा में कह सकते हैं कि दोनों का द्वंद्व होता है। अर्थात उनमें कौन किस समय अधिक बलकारी हो, ये उस समय वही ग्रह तय करते हैं जिनसे फल हमें प्राप्त होता है। यहाँ मैं अब कुंडली के चतुर्थ भाव में लेकर चलूँगा। चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु और बृहस्पति एक साथ हैं। इनमें कर्क राशि में हैं, चतुर्थ भाव में हैं। किसकी कितनी डिग्री है, कितने अंश हैं, ये 1 से 30 तक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम काल्पनिक रूप लेंगे क्योंकि हमें
जैसे सूर्य यहाँ कर्क राशि में 3 नक्षत्रों में भोग करेगा तो हम एक का ही लेंगे, क्योंकि 3 का लेने से हमारा जो अध्ययन है वो वर्षों पूर्ण नहीं होगा। इसलिए एक उदाहरण स्वरूप है, मैं सूर्य को यहाँ 3 अंश में ले लेता हूँ, मंगल को 13 अंश में ले लेता हूँ, चंद्रमा को 23 अंश में ले लेता हूँ, राहु को 27 अंश में ले लेता हूँ और बृहस्पति को 2 अंश में ले लेता हूँ। ये मैंने उदाहरण स्वरूप लिए। अब देखिए सूर्य यहाँ 3 अंश में होते हुए किस नक्षत्र में पड़ेगा ये हमें देखना है। सूर्य कर्क राशि में 3 अंशों में 3 अंश 20 कला तक एक चरण होगा, इसलिए ये पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से मंगल 13 अंश में किस नक्षत्र में पड़ेगा, कर्क राशि में। देखिए पहले 3 अंश 20 कला तक ये पुनर्वसु, तदुपरांत पुष्य नक्षत्र, तो ये पुष्य नक्षत्र में पड़ेगा। फिर चंद्रमा 23 अंशों में देखिए किस में पड़ेगा, तो 23 अंश कर्क राशि में ये भी पुष्य नक्षत्र में आश्लेषा नक्षत्र में पढ़ेंगे, क्योंकि पुष्य का मान 13 अंश 20 कला और 3 अंश इसका, तो ये 26 अंश 40 कला जो हो गया। 26 अंश 40 कला से आगे 30 अंश तक आश्लेषा नक्षत्र पड़ेगा। तदुपरांत राहु 27 अंशों में ये भी आश्लेषा में पड़ेगा और सूर्य 3 अंश में पुनर्वसु में है, उसी के करीब बृहस्पति भी है, तो वो भी पुनर्वसु में पड़ेगा। ये स्थिति इसकी होगी। और चूंकि राहु है तो सम्मुख केतु साथ चलेगा। केतु भी किसी ना किसी नक्षत्र में होगा, क्योंकि वहाँ वो मकर राशि में है, तो मकर राशि में केतु जितने अंश राहु के यहाँ होते हैं उतने अंश केतु के भी यहाँ होते हैं। अब वहाँ केतु 27 अंशों में देखिए, मकर राशि में 27 अंशों में धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ जाएगा। अब इनके फलों का आकलन करते हैं। जटिल संबंध बन जाता है। सूर्य 3 अंश में है और बृहस्पति 2 अंश में है, दोनों एक साथ युत हो गए, बृहस्पति अस्त हो गया। यद्यपि बृहस्पति बली है, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का ही होता है, बली है, अस्त हो गया। और सूर्य भी पुनर्वसु में ही है, अर्थात अस्त होते हुए भी प्रभाव रहेगा, कर्म फल देगा, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में बृहस्पति और बृहस्पति के नक्षत्र में ही सूर्य है। इसलिए बृहस्पति अस्त तो है, लेकिन तदुपरांत भी वो अपने नक्षत्र में होते हुए फलकारी हो जाता है। इसलिए यहाँ ये युति सूर्य प्लस बृहस्पति उत्तम फलकारी हो जाती है। सूर्य इस भाव में उत्तम फल नहीं देता, परंतु बृहस्पति के प्रभाव में आकर के उत्तम फलकारी हो जाता है। अब राहु देखिए, राहु बली है और राहु सूर्य के साथ मिलकर के सूर्य ग्रहण, चंद्रमा के साथ मिलकर के चंद्र ग्रहण, क्योंकि राहु और चंद्र के जो अंशों का अंतर सिर्फ 4 ही रह गया, पूरी तरह चंद्र ग्रहण। मंगल के साथ अंगारक योग, बृहस्पति के साथ राहु का मिले सत्यानाश योग, भारी क्षतिकारी। क्योंकि हमारी कुंडलियों की जान 2 ग्रह माने गए हैं, चंद्रमा बृहस्पति, और यहाँ दोनों ही राहु के प्रभाव में आ गए। इसलिए इस भाव में ये युति उत्तम फल नहीं देगी, मध्यम फल देगी। जो सुख प्राप्त होंगे वो मध्यम दर्जे के होंगे, क्योंकि उत्तम ग्रह तो हैं 1, 2, 3 और 4, परंतु सूर्य यहाँ फलित नहीं।
मंगल यहाँ मांगलिक योग बनाए बैठा है। इस प्रकार से ये मध्यम फल देगी, क्योंकि ये मंगल शत्रु के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, चंद्रमा नपुंसक के नक्षत्र में, आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध, और बृहस्पति अपने नक्षत्र में मध्यम फलकारी हो जाती है। अर्थात इस भाव से प्राप्त होने वाले सुख मध्यम दर्जे के रहेंगे। मकान भी प्राप्त होगा, लेकिन बहुत ऊंचे दर्जे का नहीं होना चाहिए। वाहन सुख भी प्राप्त होंगे, लेकिन वाहनों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सुख तो मिलेंगे, लेकिन बाधित होते हुए मिलेंगे। परंतु माता के लिए कष्टकारी है ये। व्यक्ति की माता रोगी हो और व्यक्ति को चेस्ट रोग हो, जैसे कि दमा हो जाए। दमा होने की पूर्ण संभावना बनती है। राहु और चंद्रमा की युति हो जाती है, जो चेस्ट के लिए बहुत क्षतिकारी हो जाती है, श्वसन तंत्र के लिए और पाचन तंत्र के लिए, क्योंकि ये हिस्सा इन सब से डील होता है। और रिब्स में ऐसे पेन हो जाएं जिन्हें रूड पेन कहते हैं, अर्थात जिनका कारण ज्ञात ना हो, तब ऐसी स्थिति हो जाया करती है। यही स्थिति जब सम्मुख दशम भाव पर अपना प्रभाव डालेगी तो कर्मों को प्रभावित करेगी। जो कर्म होंगे वो जिस स्तर पर होंगे उनसे प्राप्ति कम होगी, परिश्रम की अपेक्षा प्राप्ति कम होगी, क्योंकि यहाँ ये हैं सम्मुख दृष्टि क्रूर हो जाती है इनकी। भले ही सूर्य को और मंगल को वहाँ बल प्राप्त है, लेकिन स्थिति वहाँ इनकी शुभ दृष्टि इनकी वहाँ क्रूर, ये स्थिति होती है। ऐसा ही ज्योतिषीय सिद्धांत है। इसलिए यहाँ पिता का कम धन प्राप्त हो, योग्यता में कमी रहे, राजनीतिक पद में गिरावट हो, ख्याति कम हो, दशम भाव पर इसकी दृष्टि से ऐसे फल होंगे। रोग भी हो जाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हों। रोगों का डिस्क्रिप्शन तो किया जा सकता है, लेकिन एक ही भाव से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। शरीर एक वृहद इकाई है, उसमें हजारों रोग होते हैं, जो केवल 12 भाव से ही डील होते हैं। किस भाव से कितने अधिक हों ये एक विषय तो है, लेकिन इस विषय को यहाँ डील करना फिर तो समग्र ज्योतिषी हजारों वर्षों में पूरी होगी, 100 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। अब आगे हम चलते हैं इन्हीं 5 ग्रहों का पंचम भाव में फल। पंचम भाव में इन्हीं 5 ग्रहों का फल। पंचम भाव में अब इनकी हम देखिए अंश ले लेते हैं अनुमान से। सूर्य का अंश हमने ले लिया 7, पेन बदल लेते हैं कलर के अनुसार। 7, ये 13, 17, 21 और 24 अनुमान से हमने सबके अंश ले लिए। जब अनुमान से हमने सबके अंश ले लिए तो अब हम देखेंगे इनका कौन नक्षत्र है। सूर्य 7 अंश में सिंह राशि में कौन नक्षत्र पड़ेगा, देखिए 7 अंश में मघा नक्षत्र पड़ेगा। यहाँ इसको क्योंकि स्पेस कम है मघा। ऐसे ही मंगल 13 अंशों में सिंह राशि में, ये भी मघा नक्षत्र में पड़ेगा। और राहु 17 डिग्री में सिंह राशि में मघा से अगले में चला जाएगा पूर्वा फागुनी। ये मैं यहाँ ही मार्क कर देता हूँ, पूर्वा फागुनी। चंद्रमा 21 अंश में देखिए किस में जाएगा, इसी में 13 दूनी 26 तक कितने होंगे, ये भी पूर्वा फागुनी में ही जाएगा। और बृहस्पति 24 अंशों में अंतिम की तरफ चला जाएगा। वो देखिए आगे सिंह राशि में उत्तरा फागुनी के नक्षत्र में जाना चाहिए, लेकिन ये है मघा 13 दूनी 26 पूर्वा फागुनी में ही रहेगा। ये भी पूर्वा, क्योंकि 26 डिग्री तक ये
26 डिग्री 40 मिनट तक जो नक्षत्रीय प्रभाव इसी में रहेगा अपना पूर्वा फागुनी का। इस प्रकार से ये जाएंगे। अब आगे देखिए, इस राशि में सूर्य पूर्णतः बली, मंगल उसका मित्र तो सूर्य को बल दे दे और ज़्यादा बली। बृहस्पति सूर्य का मित्र, मंगल का मित्र, दोनों को और बल दे दे। ये युति यहाँ तक तो बहुत उत्तम बन जाती है, लेकिन यहाँ साथ में चंद्रमा और राहु भी हैं, जो यहाँ चंद्रमा पंचम भाव में कभी भी उत्तम फल नहीं देता, और राहु पंचम भाव में युति दे करके अकेला राहु भी हो पंचम भाव में तो भी क्षतिकारक होता है, परंतु यहाँ तो सभी को पीड़ा में लिए हुए हैं। राहु की डिग्री 17 तो मंगल इसके बहुत करीब, सूर्य भी इससे 10 डिग्री दूर, और चंद्रमा इससे 4 डिग्री दूर, और बृहस्पति इससे 17 और 4 17 7 24 7 डिग्री दूर। लेकिन अंतर ये है कि राहु, चंद्रमा इससे अधिकता की तरफ है, राहु भी इससे अधिकता की तरफ है, परंतु ये दो इससे न्यूनता की तरफ हैं, इसलिए ये दोनों ज़्यादा प्रभावी होंगे। इन दोनों पर राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा, ऐसा ज्योतिषीय सिद्धांत है। अतः यह युति यहाँ इस भाव में व्यक्ति को बहुत विद्वान बनाएगी, चतुर बनाएगी, चालाक बनाएगी, व्यापारी बनाएगी, अच्छा देश विदेश में अच्छी ख्याति का व्यक्ति बनाएगी, परंतु ध्यान रहे ये उस व्यक्ति को किसी न किसी आयु में भारी कलंककारी बनाएगी, जिस कारण उस व्यक्ति को ब्रेन में स्ट्रेस रहे, तनाव रहे, कुंठा रहे, उन्माद भी हो जाए कभी कभी क्रोधवश, और मस्तिष्क की बीमारियां तो हो ही हों, साथ में उसके पेट की सर्जरी हो और दिल की बीमारियां हो जाएं। बस इतना ही कहना काफ़ी है। कहा तो इससे भी और अधिक जा सकता है, परंतु इतने से ही हम संतुष्ट हो जाएं तो ज़्यादा उत्तम रहे। अब इन्हीं 5 ग्रहों का षष्ठम भाव में फल, षष्ठम भाव में भी इनकी डिग्रियां ले लेते हैं, जैसे सूर्य की 23, मंगल की 20, या मंगल की और कम कर लेते हैं, अनुमान से ही तो हैं, इसकी 2 डिग्री, चंद्रमा की 27 डिग्री और बृहस्पति की 0.110 डिग्री। बृहस्पति को बहुत कमज़ोर हमने अनुमान से ले लिया। देखिए अब इनके नक्षत्र कौन से हैं। सूर्य का नक्षत्र 23 अंश में कन्या राशि में, 23 अंश में हस्त नक्षत्र में पड़ेगा। 26-40 तक यहाँ आ जाएंगे हस्त में। मंगल 10 डिग्री में कन्या राशि में, 10 डिग्री एग्जैक्ट 3 चरणों को डील करती है, तो उत्तरा फागुनी नक्षत्र पड़ेगा, उत्तरा फागुनी। और 2 डिग्री में राहु, 2 डिग्री में राहु उत्तरा फागुनी में पड़ेगा। साथ में चंद्रमा 27 डिग्री में अंतिम नक्षत्र में पड़ेगा, कन्या राशि में, ये चित्रा में। और बृहस्पति 0.10 डिग्री में अत्यंत वीक प्रारंभ में उत्तरा फागुनी में नक्षत्र में पड़ेगा। यहाँ लिख लेते हैं उत्तरा फागुनी। ये स्थिति होगी। देखिए सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा, मंगल उत्तरा फागुनी नक्षत्र में, सूर्य का नक्षत्र, सूर्य इसका स्वामी होता है। राहु भी सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा चित्रा में, चित्रा का स्वामी मंगल होता है, और बृहस्पति उत्तरा फागुनी में, ये नक्षत्र सूर्य का होता है। तो सूर्य के नक्षत्र में 3 ग्रह हो गए, और चंद्रमा के नक्षत्र में 1 और मंगल के नक्षत्र में 1। परंतु यहाँ भी ग्रहण योग तो है, राहु साथ है, भले ही राहु कमज़ोर है, 2 डिग्री में है, कमज़ोर है, परंतु दाग तो है।
और इस भाव में राहु होने से व्यक्ति को इस प्रकार का उन्माद अधिक होता है जैसे वो तांत्रिक क्रिया करने लगे, इस प्रकार के कर्म करने लगे जो उसे ऐसे कर्मों में ख्याति दें जो सामान्य से अलग हैं, समाज से अलग हटकर हैं, अघोरी जैसे साधु बन जाएं या इसी प्रकार से काली चीज़ों का व्यापार करें, कोयले का, पेट्रोलियम का आदि आदि, भूमि के लेन देन का, या इस प्रकार से जलीय पदार्थों के व्यापार करें, ऐसा। परंतु इस भाव में यदि ये स्त्री की कुंडली हो तो ये उस स्त्री के चाल चलन पर बहुत भारी प्रभाव डालती है। चाल चलन का अभिप्राय हर व्यक्ति सामान्य भाषा में ये शब्द है होते हुए सभी समझते हैं, और रोजगार को प्रभावित करती है क्योंकि ये भाव दशम से नवम पड़ता है जो रोजगार की उन्नति को डील करता है। और यहाँ अनेक ग्रहण योग, अंगारक योग बन गए हैं। इस प्रकार से इस भाव से बीमारियों का जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता है। ये लोग, क्योंकि सूर्य बली है, मंगल भी 10 डिग्री में बली है, राहु कमज़ोर है और चंद्रमा भी गिरते हुए अंश डिक्रीजिंग में है, बृहस्पति कमज़ोर हैं, अर्थात यहाँ ज़्यादा प्रभाव राहु और मंगल और सूर्य का होगा। और राहु इस भाव में मंगल और सूर्य उत्तम फल देते हैं, और परंतु राहु से कलंकित हो गए, गलत मार्ग से धन कमवाएंगे, अनुचित कर्मों से धन कमवाएंगे। कोई भी ऐसा रास्ता अपनाएं, राजनीति में व्यक्ति ऊपर जाए तो परंतु किसी ऐसे व्यक्ति के कंधे पर पैर रखे जाए जो व्यक्ति ज़मीन में निकल चला जाए, बिल्कुल ज़मीन में। इसका अभिप्राय हर व्यक्ति समझ सकता है, अपने ही व्यक्ति के को निपटा कर ऊपर चढ़े, इस प्रकार की यदि यहाँ बनती है, क्योंकि दशम से नवम है और दशम भी राजनीति का भाव होता है। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। हो सकता है आपको भाया हो। मेरी विनती है, यदि आपको इसमें से कुछ भी ज्ञानार्जन, ज्ञानवर्धक लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि मशहूरियत मिले, इसलिए कि ताकि प्रोत्साहन मिले। मशहूरियत तो मिल चुकी कि शिक्षा के उच्च पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ, ताकि मशहूरियत तो वहाँ तक मिल चुकी। अब मशहूरियत क्या मिलेगी? सिर्फ प्रोत्साहन ही मिलेगा। उसके लिए हम आशा करते हैं कि जन सामान्य हमें कमेंट दे ताकि हमारी कमियों को इंडिकेट किया जा सके। प्रणाम।